नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप सब वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है धीरे धीरे हर साल ही अपग्रेड हो रहा है। और इस बार दोस्तों 40 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आप सब इस वीडियो को देखे रहेंगे, मैं जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा तो उसमें तरह तरह के जो क्वेश्चन होंगे मैथ और रीजनिंग के, दोस्तों मैं उनको बिना किसी कैलकुलेशन के बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं वो वीडियो को जरूर देखें। और अगर उनको वीडियो को स्किप करना है तो एक बार लास्ट में जाके वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद वो खुद से ही वीडियो का वेट करेंगे और पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक टीचर की तरह नहीं यहाँ पे हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। दोस्तों मेरा भी एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ स्टूडेंट की हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। मैं वीडियो बना के कुछ जो वीक स्टूडेंट हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप सब एक फ्रेंड के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ सुझाव होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे फ्रेंड हैं जो इसमें बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो ये उनका ही लिखा हुआ है कि तेज आंधियों में भी परिंदों के पर रुका नहीं करते, तूफानों के डर से माझी किनारों को नहीं ढूंढा करते, और अगर इरादा मजबूत है किसी मंजिल को पाने के लिए तो लाख मुश्किलों के बावजूद कभी हौसला टूटा नहीं करते। ये दोस्तों बहुत ही मोटिवेशनल है, तो आप सब इसको देखिए। और इन्होंने सही लिखा है कि अगर इरादा आपका मजबूत है किसी भी मंजिल को पाने के लिए तो कितनी भी मुश्किलें हों आपका हौसला नहीं टूटेगा और ना ही कमजोर होगा। तो आप सब अपने इरादों को मजबूत कर लीजिए जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम क्लियर करने के लिए। और आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से करिए। और कोई भी मेरी तरफ से कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप कमेंट करके करिएगा, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूंगा तो जरूर करूंगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। देखिए दोस्तों, लूसेंट का मैंने पीछे जो दिया हुआ है कि पूरे कांग्रेस अधिवेशन का पूरा 1 या 2 पेज में पूरा दिया हुआ है कि उसमें कौन सा अधिवेशन कब किस समय हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, और उस अधिवेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बगल में आप सबसे लास्ट रो में देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। और इसीलिए दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले लूसेंट पढ़ के जरूर जाइएगा। और यहाँ पे देखिए कि 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ था, और ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ लूसेंट में। तो दोस्तों लूसेंट को आप एग्जाम में पढ़ के जरूर जाइएगा। लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो लेकिन एक बार लूसेंट को एक बार रीडिंग करके एग्जाम में जरूर जाइएगा, वो आपका हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, और 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो जितना जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस तरफ देखिए ये लिख दिया हुआ है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे देखिए लिखा 1923 में दिल्ली में एडमिशन हुआ था, और अब्दुल कलाम आज़ाद उनको कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पेज मैंने इसलिए लगाया, कहने का मतलब ये कि लूसेंट इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांती दुर्ग। और दांती दुर्ग के बारे में बता दूं कि ये जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो आपका एक प्रश्न ये भी तैयार होगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो था दांती दुर्ग था।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो दोस्तों ये पूरा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 81 ईस्वी सन। औरंगजेब ने किसको शाहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहां आरा को शाहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। अब जहां आरा के बारे में जान लिए कि ये मुमताज और शाहजहां शाहजहां की बड़ी लड़की थी। ठीक है, तो ये फिर आपको पता चल गया। अब चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको मैं दोस्तों उसको मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सर एंड्रयूज फ्रेजर। ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, और एच रिजले जो थे ये राज्य सचिव थे, उस समय राज्य सचिव थे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से मैं, एक बुक है मेरे पास मनोहर पांडे की, तो उसका मैं फोटो खींच के वहां पे डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो बंगाल विभाजन से कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है बरेली में, इज्जत नगर, वहाँ पे बरेली जिला है, वहाँ पे इज्जत नगर जगह है, तो वहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान अवस्थित है वहाँ पे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर 2008 में की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की संविधान की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो दोस्तों जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब दोस्तों प्रथम बैठक भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक जो हुई थी 1946 को हुई थी। अब दोस्तों आप जैसे राष्ट्रगान कब एक्सेप्ट किया गया था, राष्ट्रगीत कब एक्सेप्ट किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज कब एक्सेप्ट किया गया था, और राष्ट्रीय चिन्ह कब एक्सेप्ट किया था, ये सब आप खुद से खोज लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मैं आपको बस हिंट कर रहा हूँ कि ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो दोस्तों जो लोकसभा का जो संगठन होता है कि लोकसभा कैसे बनती है, उसकी संरचना क्या है, इसके बारे में अनुच्छेद 81 में बात की गया है। तो इसमें बताया गया कि जो 530 सदस्य जो होंगे ये राज्यों से होंगे, 530 राज्यों से होंगे, और जो 20 मेंबर होंगे वो संघ शासित होंगे। ठीक है, यानी संघ शासित प्रदेश, यानी कि जिसको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, तो वो संघ से होंगे। और जो 2 मेंबर होते थे वो एंग्लो इंडियन होते थे, तो टोटल हो जाता था 552 टोटल हो जाता था। अब लेकिन दोस्तों एक प्रश्न और है कि इस अभी कुछ दिन पहले ही ये करंट न्यूज में था, और आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जो मैं भी पूछने जा रहा हूँ, कि कौन से संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे उनको हटा दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 104वां संविधान संशोधन। 104 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें एंग्लो इंडियन के पद को जो 2 मनोनीत होते थे उनको हटा दिया गया है, और 104वां संविधान संशोधन के तहत ही जो SC ST होते हैं, जो लोकसभा में और स्टेट असेंबली में जो उनका प्रतिनिधित्व होता है, तो उसको भी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 144 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने का पूरा चांस है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे।
जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर निम्न में किसका परिणाम होता है? तो दोस्तों जो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर होती है, तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर होता है, मृत्यु दर होता है, इससे जो होता है वो मतलब प्राकृतिक वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑप्शन नंबर ए अशोधित जन्म दर और अशोषित मृत्यु दर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। और इन दोनों का जन्म और मृत्यु का जो परिणाम होता है वही प्राकृतिक वृद्धि दर होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो आपको बताना है कि ये किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो पहले मैं बता दूं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये पीएम ने इसका उद्घाटन किया था, और इसका उद्घाटन 14 जुलाई 2018 को किया था। दोस्तों मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पीएम मतलब प्रधानमंत्री हैं, और जे मतलब जुलाई है, और 2018 को किया था। और ये कहाँ इसका शिलान्यास किया था? ये किया था आजमगढ़, आजमगढ़ में ग्राम है, मंदूरी ग्राम है, सॉरी मंदूरी ग्राम है, वहां से इसका शिलान्यास किया था। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ होते हुए मऊ से होते हुए गाजीपुर तक जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये बस्ती नहीं जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस्ती, यानी कि पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है वो बस्ती से होके नहीं गुजरेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सबसे बड़ा पठार है? तो आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा पठार कौन सा, तो मैं इसका पूरा बता देता हूँ आपको। ये मैं लिख दे रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इतने पठार का वर्ग मील में इनका क्षेत्रफल है। ये वर्ग मील है, ये वर्ग मील है। ठीक, तो आपको बताना इन सब में सबसे बड़ा पठार कौन है, तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये इकाई दहाई सैकड़ा, इसका ये देखिए यहाँ पे है 1,30,000 वर्ग मील है ये। अब ये देखिए ये 1 लाख ही है, ये 900 है, ये 500 5,812 है। तो इन सब में सबसे बड़ा है कोलोराडो का जो पठार है, वो सबसे बड़ा है। और ऐसे अगर टोटल बात करें इनको छोड़ के, तो सबसे बड़ा पठार आपको पता हो कि तिब्बत का पठार होता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो दोस्तों जीव से जैव तक उसका जो सही संगठन होता है, पहले देखिए जनसंख्या आता है, फिर जनसंख्या से समुदाय बनता है, फिर पारिस्थितिक तंत्र बनता है, फिर भू दृश्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों यहाँ पे ये कंट्री है, ये उसकी राजधानी दी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों गिनी बिसाऊ यहाँ भी रहेगा, ये छूट गया था। ठीक, तो गिनी बिसाऊ का जो कैपिटल है वो बिसाऊ है, ताइवान का ताइपे है, और निकारागुआ का मानागुआ है। अब देखो दोस्तों, मालदीव की जो राजधानी होती है वो माले होती है, मालदीव की राजधानी माले होती है। और मलाबो जो होता है ये इक्वेटेरियल इक्वेटोरियल गिनी के राजधानी है। तो ये था, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मालदीव। यहाँ पे मालदीव सुमेलित नहीं है, क्योंकि मालदीव की जो राजधानी माले होती है, और जो मलाबो है वो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन निम्नलिखित में से कौन नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में जानी जाती है, प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुंड विक्स नहर है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रानी झांसी समुद्री
राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1966 में हुआ था। और ये 1996 में। और ये दोस्तों है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और 1996 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जैसे मान लीजिए अभी 2019 में, 2019 में चुनाव हुआ, तो 2014 में जो चुनाव हुआ था, मैं लिख दे रहा हूँ, 2014 के बाद 2019 में चुनाव हुआ। तो दोस्तों जब ये लोकसभा जब भंग हो जाती है, जब दूसरी लोकसभा आती है, तो सबसे पहला काम होता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर उससे बनाए जाते हैं जो नई लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कि नवनिर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, फिर वही स्पीकर को बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों जो क्षेत्रीय परिषद होता है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न योजनाओं पर विचार किए, इसका आरंभ होने का कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका आपको बताना है कि इसका डेट क्या है, तो मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, आप उसको सेट कर लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये हुआ था 9 मार्च 2015 को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 8 अप्रैल 2015। और मुद्रा बैंकिंग योजना जो है ये 9 मई को है 2015। तो ये मैंने सब बता दिया और आप इसको देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2018 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो दोस्तों ये जो योजना है ये केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो जो देवबंद आंदोलन था ये 1866 में प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों ये जो प्रारंभ हुआ था ये हुसैन अहमद मौलाना हुसैन मौला मौलाना हुसैन अहमद व इनके कुछ साथी थे, उनको मिलके प्रारंभ किए थे। और यहाँ से ही दारुल उलूम की स्थापना की थी, दारुल उलूम की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर 1886 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। दोस्तों जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर आता है अक्सर एग्जाम में। तो आप सब एक बार लूसेंट को जरूर, साइंस वाला पोर्शन जरूर पढ़ के जाइएगा। चलते हैं प्रश्न में। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए वो पीड़ित होता है। तो दोस्तों वो बुलिमिया नामक रोग से पीड़ित होता है। उसमें उसे ये नहीं पता होता कि उसे कितना खाना खाना है या उसका पेट कब भर गया है, तो वो ज्यादा खाना खाता रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, रक्त, बहुत स्टूडेंट इसको गलत कर सकते हैं। रक्त कैंसर जब पूछा है तो रक्त कैंसर जो होता है वो फास्फोरस 32 रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कोबाल्ट होता है, ये कैंसर अगर पूछा होता तो आप कैंसर कोबाल्ट 60 मारते। ठीक है, तो कैंसर अगर पूछेगा तो कोबाल्ट 60 मारिएगा, रक्त कैंसर पूछेगा तो फास्फोरस 32 मारिएगा। और आयोडीन 31 और सोडियम
24 को आप लोग सर्च जरूर करिएगा। चलिए एक मैं और बता देता हूँ, जो सोडियम 24 होता है, ये रक्त परिसंचरण में कोई प्रॉब्लम होता है तब उसका यूज किया जाता है। बेसिकली बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम होता है तो सोडियम 24 यूज किया जाता है। अब आप दोस्तों आयोडीन 131 एक बार सर्च करिएगा और इसका क्या यूज है आप कमेंट करके बताइएगा कि आयोडीन 131 का यूज क्या होता है, कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल में ही जारी 2011 की जनगणना के से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो दोस्तों आपका यूपी का एग्जाम है और जनगणना से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और जनगणना देखिए 2021 में होना प्रस्तावित है, तो इस वजह से भी जनगणना से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। और इसका जो जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न के इस क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर देखो सिख समुदाय होगा। तो सिख समुदाय का जो लिंगानुपात है वो 903 है। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 903 महिलाएं हैं। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो होता है बौद्ध का है, जिसका 9065 है। यानी कि 1000 पुरुषों पे 9065 महिलाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि दशक और जनसंख्या वृद्धि, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो 2001 से 2011 का जो वृद्धि दशकीय वृद्धि हुआ था वो 19.5 ना होके 19.05 ना होके 7.64 था। ठीक है, बाकी सब सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। दोस्तों यहाँ पे Hg से जो तात्पर्य होता है वो मरकरी से होता है, इसको पारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये मैथ के क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और आप कमेंट करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। देखिए एक कह रहा है कि एक संख्या दो अंकों की है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं और नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए, तो जो संख्या होगी, परिणामी संख्या होगी, वो सदैव विभाजित होगी। आपको बताना है, ये आपको लग रहा होगा कि जिनको भी मैथ नहीं आता है उनको लग रहा हो कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। नहीं, कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप बस क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। कह रहा है कि एक संख्या है दो अंकों की, तो आप दो अंकों की कोई भी संख्या अपने मन में ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम 25 ले लिए। ठीक, अब कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, अब कह रहा है कि आप इस नंबर को बदल दीजिए। तो अंकों के स्थान बदल दीजिए, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे 2 है वहाँ पे 5 कर दीजिए, जहाँ पे 5 वहाँ पे 2 कर दीजिए, तो इसको लिख देंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं नई संख्या, ये नई संख्या है, 52 नई संख्या है, तो नई संख्या को मूल संख्या यानी जो पुरानी संख्या उसमें जोड़ दीजिए। तो चलिए नई संख्या को पुरानी संख्या में जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ने पे 77 आ रहा है। तो बोला जो परिणामी संख्या जो आ रहा है वो सदैव विभाजित होगी। तो अब 77 किससे विभाजित होता है आपको यही बताना है। तो 11 का पहाड़ अगर 7 पर पढ़ेंगे तो 77 कट जाएगा, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आपको हम इसी तरह एक प्रश्न और करके बताते हैं। चलिए हम नंबर लेते हैं 15 ले लेते हैं। ठीक, 15 आप भी अपने मन में कोई दूसरा नंबर लेके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 15 ले लेते हैं। अब इसके अंकों का स्थान बदल देते हैं, तो बदल देने पे 51 हो गया, इसको जोड़ दीजिए 6 6, इसको जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। 66 भी दोस्तों 11 से कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर जो भी हो, और इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी है और इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, इस पे भी कुछ करना नहीं है आपको। 6 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व, यानी दोस्तों कोई भी परिवार उसमें 6 मेंबर है, 3 2 5 1 6। ठीक, 6 मेंबर हैं। कह रहा है कि उनकी जो औसत आयु है 19 वर्ष है, लेकिन वो 3 साल पहले, यहाँ पे मान लीजिए ये मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये मान लीजिए ये लाइन प्रेजेंट है, वर्तमान की बात है, और ये 3 साल पहले बात कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व बात कर रहा है। अभी बस दोस्तों मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करूँ, बस मैं आपको समझा दूंगा और आप खुद इसका आंसर बता देंगे। 3 साल पहले ये 6 मेंबर हैं। चलिए थोड़ा सा
8 बना देते हैं। ठीक, 6 मेंबर हैं और इनकी जो औसत आयु है, अब दोस्तों औसत आयु मतलब होता है कि सभी की लगभग आयु जो है सभी सभी की 19 साल है, तो 19 साल इसका भी मान लेते हैं, 19 साल इसका भी, 19 साल सबका 19 साल है। एक बच्चा पैदा होने के बाद औसत आयु वही रहती है, तो बच्चे की आयु बताना है आपको। अब दोस्तों 3 साल देखिए, 3 साल पहले सबकी आयु 19, इसका भी 19, इसका भी 19, सबका 19। ठीक, तो 6 मेंबर हैं, तो 3 साल पहले, तो अगर सोचिए 3 साल बाद अगर हम बात करें, वर्तमान में बात करें, तो सब में सभी मेंबर में 3-3 साल ऐड हो जाएगा। 3 साल इसमें, 3 साल इसमें, 3 साल सब में 3 साल ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों 3 साल जब वर्तमान में बात करें तो 18 साल तो यही हो गया। 18 साल तो यही हो गया। अब दोस्तों कह रहा है कि बच्चा, एक बच्चा भी आ गया है और उसका जो औसत आयु वो बदल नहीं रहा है, तो औसत आयु कब नहीं बदलेगा? चलिए मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। मान लीजिए कि सबके पास 10-10 रुपया, कोई ग्रुप है सबके पास 10 रुपया है, मान लीजिए 10 रुपया सबके पास है, या 10 साल, मान लीजिए सबकी उम्र 10 साल है। तो अगर दो लोग हैं, दो लोग की उम्र जो 10 साल है, तो औसत आयु कितना होगा? तो 10 साल हो जाएगा। औसत आयु 10 साल हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक आपका दोस्त और रहता और उसका भी अगर 10 साल एज है, तो भी औसत आयु कितना होगा? तब भी 10 साल हो जाएगा। तो अगर 3 लोग आ जाएंगे तब भी 10 साल हो जा रहा है। मान लीजिए 2 लोग पहले थे तो इनका औसत आयु 10 साल था, अब 3 लोग आ गए तो इनका भी औसत आयु 10 साल हो जाएगा। तो ये बताइए जो नया मेंबर आया है उसका भी सेम था, तो प्रश्न में भी यही कह रहा है कि जो बच्चा हो जा रहा है उसके बाद भी उनकी औसत आयु वही रह रही है, यानी कि बच्चे को अभी तो 19 साल होना चाहिए था। तो 19 साल जब रहेगा तभी तो उनका, देखिए यहाँ पे लिखा हो कि औसत आयु 19 साल है। औसत आयु मतलब होता है कि सबकी आयु 19 साल है। तो 6 लोग हैं, तो 6 लोग की अगर आयु 19 साल है, तो उसका औसत आयु हो गया 19 साल हो गया, लेकिन एक बच्चा भी आ जा रहा है तो उसका भी 19 साल होना जरूरी है। तो ये देखिए 3 साल पहले तो सबका 18 साल तो ऐसे ही निकल गया, 3 साल बाद अगर बच्चा होगा तो 18 साल ये हो गया। और अब पूछ रहा है तो बच्चे की आयु कितनी होगी? तो बच्चे की आयु 1 साल होगी, तभी 18 में एक ऐड होगा, तब 19 हो जाएगा। तो इसका भी तो सबका जो आयु है वो नहीं बदलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 साल होगा। मतलब आप एक एक साल बच्चा होगा और 18 साल ये लोग 3-3 साल सब में ऐड होके हो जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में पता नहीं आया कि नहीं है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मेंबर हैं, ठीक है, ये 6 मेंबर हैं और कह रहा है कि सबकी जो एवरेज एज है वो 19 साल है। तो आपको इसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। एवरेज एज मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं तो उनमें सबकी उम्र जो है 19-19 साल है, 19 साल है। अब ये 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 3 साल बाद अगर जोड़ेंगे तो एवरेज एज में आप 3 साल बाद सबका 3 साल इसका भी बढ़ जाएगा, 3 साल इसका भी बढ़ जाएगा, 3 साल इसका भी, 3 साल इसका भी, 3 साल इसका भी, 3 साल इसका भी, ऐसे 3 साल सबका, 3 साल बाद सबका। ये 3 साल पहले बोला है तो सबको अगर जोड़ देंगे तो 18 साल आपका ये मिल जा रहा है। 18 साल इसको आप रख लीजिए। अब बोल रहे हैं एक बच्चा भी आ गया, तो मान लीजिए अगर इस ग्रुप में कोई बच्चा भी आ जाए तो उसका जो औसत एज अगर 19 साल है तो 19 साल होगा, तभी तो उनके ग्रुप का औसत एज नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चा आ गया, तो बच्चा बोल रहे हैं कि 18 साल तो इनके पास है, 18 साल इनके पास एक्स्ट्रा है। 3 साल बाद बात करें तो 18 सब में सबका जोड़ने पे 3-3 साल तो 18 आ जा रहा है। अब बच्चा भी आ गया, तो बच्चे का अगर एज 19 साल होगा तभी उनका जो औसत, उस ग्रुप का, उस परिवार का औसत आयु अगर 19 साल है और फिर भी नहीं बदल, बच्चा होने के बाद भी नहीं बदल रहा है, तो अगर 18 साल पहले है और बच्चे का अगर उम्र 1 साल है, उनको 19 कंप्लीट करना है, तो 1 साल है तो 19 हो जा रहा है, तभी उसका औसत एज नहीं बदल रहा है। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके उसको मैं भेजूंगा, ठीक है। लेकिन आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ ईमानदारी से कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 31, किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अब इसमें देखिए परसेंटेज में दिया हुआ सवाल, तो आपको परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है
फिर आपको 15 रुपया मिल जाता है, या मतलब 10 रुपया पहले था, फिर उसके बाद कोई 5 रुपया दे देता तो आपको 15 रुपया हो जाता है। तो अब ये प्रश्न पूछे कि आपका कितना परसेंट बढ़ गया। तो कितना परसेंट बढ़ गया ये निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है कितना बढ़ा। तो 10 से 15 हो गया, तो आपका कितना बढ़ा, तो इसका कितना बढ़ा, तो 5 रुपया बढ़ गया आपको। अब दोस्तों कहाँ से बढ़ा है, तो जो जो मूल होता है जहां से आप तुलना करते हैं, तो 10 से बढ़ा है तो उसको आप नीचे लिख देते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कट गया। तो 5 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 50% जो है आपका रुपया बढ़ गया है। तो ये परसेंटेज निकालने का छोटा सा तरीका है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब कह रहा है किसी घन की भुजा 20% बढ़ जाती है। तो जो घन होता है, तो घन दोस्तों उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है। तो जो घन का आयतन का जो फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। अब इसको आप एक क्यूब भी बहुत लोग कहते हैं। तो मैं बेसिक फार्मूले बात कर रहा हूँ। तो जो घन या घनाभ का जो फार्मूला होता है वो उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई उसका फार्मूला होता है। अब देखिए एल 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 बी एच उसमें घन में सब में बराबर होता है, तो इसको ए मान लेते हैं। इसका लंबाई ए है, चौड़ाई भी उसकी बराबर होगी तो ए होगा, ऊंचाई भी ए होगा, तो इसका फार्मूला जो होता है ए क्यूब हो जाता है। ठीक। अब ये आपको इसका फार्मूला समझ में आ गया होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि अगर आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और घन में तीनों बराबर होता है तो उसका एक क्यूब होता हो जाता है। यानी कि भुजा का जो भी भुजा दिया होता है उसका अगर 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आयतन निकल आता है। और जो घनाभ का होता है तो घनाभ में तीनों अलग अलग होता है, तो उसका फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इतना आपको समझ में होगा। अब ये प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो मान लीजिए घन की पहले भुजा 100 है, 100 लंबाई है, 100 ऊंचाई है, 100 चौड़ाई है। ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये घन मतलब निकल जाएगा पहले कितना था। अब कह रहा है कि 20% बढ़ गई, तो यानी कि 20% यानी कि 100 में 20 बढ़ गया, तो यानी कि अब 120 हो गया। तो 120 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 120, तो ये इतना हो गया। तो अगर आप अब इसमें बोला कितना परसेंट बढ़ गया, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, ठीक है। तो ये पहले हो गया। अब कह रहा है कि 120% बढ़ गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप कि 120 को 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। और दोस्तों इसको मल्टीप्लाई अब कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे। तो वहां पे कर लेंगे तो आसानी से फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए 120, ये 2 है, 120 इंटू 120 इंटू 120। ठीक। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 172 इतना आ जाएगा। ठीक है। इतना इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। और दोस्तों पहले आया था, आपको बताया था मैंने कि पहले आया था 60 लगा दीजिए, पहले इतना आया था। अब आपको परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट में इंक्रीज हो गया है। तो आपको बताना है कि पहले मैंने बताया था कि पहले कितना बढ़ा है। तो देखिए ये वाला पोर्शन ये इंक्रीज हुआ है, तो उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकलता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये पोर्शन ये इतना जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और पहले कितना था, पहले था 60 लगा दीजिए। ठीक। 60, अब परसेंटेज निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो 1020 3 4 5, 5 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4 5 कट गया। अब देखिए इतना है कि 728/10। तो जब नीचे 10 रहता है तो उसको क्या करते हैं, वहां पे एक पॉइंट पे दशमलव लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर 72.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो इसमें दोस्तों कुछ करना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है
कि जो घन का जो आयतन होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। अब जो घन होता है उसमें एल बी एच बराबर होता है सब कुछ, तो उसका हो जाएगा, उसका आयतन का फार्मूला निकाल लेते हैं, ए क्यू हो जाता है। अब मान लीजिए पहले 100 रहा होगा, तो उसका निकाल लीजिएगा कि पहले 100 है तो उसका कितना है, और फिर 120 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे 10 रुपया है, फिर 15 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, बस उसी फार्मूला पे आप उसको कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और ये कह रहा है कि ये घड़ी से क्वेश्चन है कि 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो मान लीजिए घड़ी है, ये 12 है, ये 6, यहाँ पे 1 है, ये 2, 1 2, ठीक है, तो ऐसे होगा ऐसे। तो बोल रहा है कि इसके बीच का एंगल कितना है। तो दोस्तों एंगल निकालने का एक फार्मूला होता है कि 30 मल्टीप्लाई एच माइनस 11/2 मल्टीप्लाई एम मतलब मिनट, एच मतलब आवर वाला है और एम मतलब मिनट वाला है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 30 आवर कितना है 1 माइनस 11/2 कर लीजिए एम, एम मतलब मिनट यानी कि 10 मिनट है। तो देखिए 2 से कुछ काट दी, 2×5 = 10, तो 11×5 = 55 हो गया इधर, माइनस और 30, यानी कि 30 माइनस 55, तो आ जाएगा -25 आ जाएगा, माइनस को हटा दीजिए तो यानी कितना रहा है 25 डिग्री आपका आ रहा है, राइट आंसर पर आ रहा है 25 डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको फार्मूला याद करना है ये कि 30 इंटू एच माइनस 11/2 कर दीजिए, ये 11/2 इसको याद रखिए, भूलिएगा मत, और इंटू मिनट कर दीजिए। तो जितना मिनट दिया वहाँ पे मिनट लिख लीजिए, यहाँ पे और लिख दीजिए, बस फार्मूला पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए चिल्लाना और फुसफुसाना और दौड़ना, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है इसमें क्या होगा। आप देखिए दोस्तों, चिल्लाने में क्या करते हैं कि आप तेजी से चिल्लाते हैं, तेज तेज बोलते हैं, और फुसफुसाने में क्या होता है धीरे धीरे बोलते हैं। तो दौड़ने में क्या होता है कि तेजी से चलना होता है, मतलब अगर तेजी से आप चलने लगे तो उसको दौड़ना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे तेजी से चलना और धीरे धीरे चलना क्या कहते हैं, तो धीरे धीरे चलना को टहलना बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो मान लीजिए कोई लड़की है गीता, ये गीता है, तो गीता की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन कह रहा है कि उनकी यानी कि गीता इसकी माँ, इसकी माँ यहाँ पे कोई औरत होगी इसकी माँ, तो कह रहा है इसकी माँ के इकलौते, यहाँ पे कोई पुत्र होगा, इकलौता पुत्र होगा, ये पुत्र, इसके पुत्र का इकलौता बेटा हो, तो इसका बेटा नीचे होगा, ये बेटा कौन सा है, अर्जुन है, ठीक है। तो बताना है कि ये बेटा, तो बताना अर्जुन का गीता से क्या संबंध है, तो ये बताइए। तो ये अर्जुन जो है इसका बाप हुआ, मतलब ये अर्जुन इसका लड़का हुआ। तो अब ये बताइए, ये यहाँ पे जो औरत है ये गीता की माँ है, और ये अर्जुन का जो पिताजी हैं ये भी उसका मतलब इस माँ का लड़का है। तो इन दोनों में क्या संबंध हुआ, इन दोनों में भाई बहन संबंध हुआ। तो और इन दोनों भाई बहन संबंध, तो पिताजी की बहन को क्या कहते हैं, तो पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में खड़े हैं, एफ और सी के बीच में। आप क्वेश्चन इसको देखिए, पढ़ लीजिए। और इसका मैं दोस्तों एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। आप यहाँ से कभी क्वेश्चन स्टार्ट मत कीजिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर आपका गलत आ सकता है। बी, एफ और सी के बीच में बी है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए आप एक गोला बना लिए, और यहाँ पे ऐसे एफ लिख दिए, यहाँ पे सी लिख दिए, यहाँ पे एफ लिख दिए, बीच में बी है। तो दोस्तों आपको ये नहीं पता कि एफ इस साइड है या इस साइड है। तो जैसे एक गोला, ये अगर यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका ये भी तो हो सकता है, बीच में बी हो सकता है, एफ, एफ यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है। तो कुछ लोग इस तरह लिखेंगे, कुछ लोग इस तरह लिखेंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आपको आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा करिए कि जो दाएं या बाएं दिया हो वहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। जहाँ पे लिखा हो कि डी के बाएं एफ है, तो आप हमेशा प्रश्न को यहाँ से स्टार्ट करिए। तो चलिए, डी के बाएं एफ है, यहाँ पे हम सेट करते हैं। चलिए एक गोला बना लिए हैं, ठीक। अब कह रहा है डी के बाएं एफ है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम डी लिख देते हैं। तो इधर देखिए ये इधर की तरफ मुंह करेगा, तो इधर की तरफ मुंह करेगा, तो एफ जो होगा
यहाँ पे एफ होगा, ये डी के बाएं हो जाएगा और इधर दाहिना हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब कह रहा है एफ और सी के बीच में बी है, एफ और सी के बीच में बी है, तो यहाँ पे एफ है और तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो और इसके बीच में बी है, एफ और सी के बीच में बी है। ठीक, अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं ई और डी के बीच में ए है, ई और डी के बीच में ए है, तो बताना है आपको कि ए और एफ के बीच में क्या है। देखिए कह रहा है कि ई और डी के बीच में ए है, तो यहाँ पे मान लीजिए ई होगा, तभी तो इसके बीच में ए होगा, यहाँ पे ए हो गया। अब कह रहा है कि ए और एफ के बीच में क्या है, तो आप देख के बता सकते हैं कि ए और एफ के बीच में डी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सोमा मंडल है। और ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण का जो अध्यक्ष बनी है ये पहली महिला बनी है, और इससे पहले कोई भी महिला इस पद पर नहीं पहुंची थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 37, 4 फरवरी 2021 को 21 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी जितने हैं वो सभी प्रश्न सही हैं, और ये जो डी में दिया वो स्लोगन दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी सभी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यही गलत है, यही सही है। ठीक है, आपके प्रश्न के अनुसार ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो कथन है ये दोनों असत्य हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 42% नहीं, ये 42% की तुलना में 40 नहीं, ये 41% कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमीम इकबाल बने हैं। और तमीम इकबाल बांग्लादेश के प्लेयर हैं। और आपको पता हो कि जो क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होता है, और जैसे वनडे होता है, टेस्ट होता है, T20 होता है, तो ये पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो T20, वनडे और टेस्ट तीनों में अपने देश के लिए सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा रन इन्होंने अपने देश में T20 में बनाया, वनडे में बनाया और टेस्ट में भी बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया, इससे निम्न कथन है, तो आपको बताना है कि इस वर्ष सूचकांक में 180 देश रैंकिंग प्रदान की सही है। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर थे, ये भी सही है। और सूचकांक में भारत 86, ये भी सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो चारों सही है। तो दोस्तों ये था आज आपका 40 क्वेश्चन ये था, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट्स होगा और कोई भी सजेशन भी होगा तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगला वीडियो फिर से मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके लिए और बेहतर करने का मन करता है। तो आप सब वीडियो को देखें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तो तब तक के लिए अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखिए और मिलते हैं। धन्यवाद।